हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। अजय बुढ़ानिया चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जो HCS आपका लास्ट ईयर हुआ था, उसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जो आए थे वो किस प्रकार के थे। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने पॉलिटी के क्वेश्चंस को देखा था कि इस प्रकार के थे। उनका मैंने मास्टर आंसर की से आपको आंसर्स बताए थे, जो कि सभी के करेक्ट आंसर आप लोगों को दिए हैं और थोड़ा एनालिसिस भी कर लिया। आज हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पर बात करेंगे और साथ ये भी देखेंगे कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है ना। जो जियोग्राफी के क्वेश्चन लगभग मैं सोच रहा था कि 20 एक क्वेश्चन है, बट ये 22-23 क्वेश्चन जो है जियोग्राफी के निकल गए हैं। ठीक है, तो इन पर आज हम लोग बात करेंगे और साथ में देखेंगे कि कहाँ से जो है ये क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो साथ साथ वो चीज़ भी थोड़ा सा एनालाइज कर लेंगे। राइट, तो चलिए करते हैं शुरू। देखिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं और फिर अपने तैयारी को जो है ना एक अच्छे तरीके से मैनेज भी कर पाएंगे आप लोग। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, ये देखिए क्या है। What is the correct sequence of given geographic feature from south to north? क्या लगाना है इनको, साउथ से नॉर्थ। अब ये क्वेश्चन देख के जिस बच्चे ने ओशियनोग्राफी ठीक से नहीं पढ़ा है, भाई साहब बड़ी दिक्कत हो सकती है ना। लेकिन ओशियनोग्राफी ढंग से पढ़ा हुआ है तो उसके लिए ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। इसमें से मतलब ये मान के चलिए, जो ट्रेंचीज और रीजीज वाला पार्ट है ओशियनोग्राफी के अंदर, जब आप पढ़ते हैं तो उस टाइम पर आप लोग ये पढ़ते हैं तो एटलस को बहुत ढंग से, बार बार कहता हूं ना, +1 +2 NCERT प्लस एटलस बहुत ढंग से पढ़ने की जरूरत है। वो इसलिए है बहुत ढंग से, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इसलिए है बहुत ढंग से। तो देखिएगा क्या है, सीक्वेंस बताना है भू आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम क्या है। दक्षिण से उत्तर बताना है तो सबसे पहले जो आपका साउथ सैंडविच ट्रेंच जो है वो सबसे साउथ में है। साउथ सैंडविच ट्रेंच के बाद अगर आप लोग देखोगे तो आपकी साउथ अमेरिका के ऊपर की तरफ जहां पर कैरेबियन आइलैंड्स है, वहां पर जो है आपकी प्योर्टो रिको ट्रेंच है। तो प्योर्टो रिको ट्रेंच किसके बाद है, साउथ सैंडविच ट्रेंच के बाद कौन है, प्योर्टो रिको ट्रेंच है। उसके बाद फिर जापान ट्रेंच है और उसके बाद फिर कुरिल ट्रेंच है। जापान ट्रेंच जो है ये पैसिफिक ओशियन के अंदर है, नॉर्थ वेस्ट साइड में पैसिफिक ओशियन के अंदर, और उसके जस्ट ऊपर जो है कुरिल ट्रेंच है। ठीक है ना। तो जापान ट्रेंच के बाद क्या आएगी, क्यूरिल ट्रेंच। तो इसका पहला ही जो आंसर है वो एकदम सही है, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर था। साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ होता तो उल्टा हो जाता, सबसे ऊपर क्यूरिल होती, फिर जापान होती, फिर प्यूर्टो रिको, फिर साउथ सैंडविच। तो ये जो है ना एटलस का कमाल है सारा का सारा। जिसने एनसीईआरटी के साथ में एटलस को ढंग से पढ़ा है ओशियनोग्राफी पढ़ते टाइम पर, उसका बहुत अच्छे से होगा ये, अदरवाइज बहुत समस्या है। ठीक है ना। तो ये वाली बात जो है मेरी गांठ बांध लो तुम लोग कि एटलस तो साथ में रख के पढ़ना है। जो भी चीज तुम्हें लगे कि मैप में देखने वाली है उसको देखना ही देखना है। ऐसा नहीं कि मैं बाद में देखूंगा, मैं मैप तो अलग से कर लूंगा, ये ड्रामेबाजी में कुछ नहीं रखा है, नहीं करना है फालतू। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द आर्कियन रॉक सिस्टम इज द ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम। पहले अगेन क्या देखना है, सही पूछा है गलत पूछा है, दिस इज मस्ट। तो इसने क्या पूछा इस बात को पहले देख लो। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो करेक्ट बताना है, सही उत्तर चुनना है। आर्कियन रॉक सिस्टम, जो आर्कियन सेल प्रणाली भारत की सबसे पुरानी सेल प्रणाली है। ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया है, करेक्ट और नॉट, एकदम करेक्ट है, प्रॉब्लम ही नहीं है कोई। नेक्स्ट क्या है, द मोस्ट कॉमन आर्कियन रॉक इज नीस। अगेन दिस इज वेरी करेक्ट, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही बात है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके बाद बोल रहा है द धारवाड़ सिस्टम बिलोंग्स टू द लेटर पार्ट ऑफ आर्कियन सिस्टम। धारवाड़ सेल प्रणाली आर्कियन सेल प्रणाली का बाद वाला हिस्सा है। जब आर्कियन ओल्डेस्ट है तो उसके बाद वाला धारवाड़ी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट दे रखी है। तो क्या हो जाएगा आंसर, 1 2 3, यानी है कहीं ऑल ऑफ द अबव, सी इज द करेक्ट आंसर। उपरोक्त सभी, सी करेक्ट हो जाएगा इसका, समझे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है। ये कहां से, एनसीईआरटी से उठा हुआ है सीधा सीधा। ठीक है ना, ये सीधा एनसीईआरटी से उठा रखा है 11th क्लास की। नेक्स्ट देखो, टिबर रिवर, ये टाइबर रिवर जिसको कहते हैं हम लोग, टाइबर रिवर डेल्टा इज नॉट एन, देखो ऐसी माइनर मिस्टेक्स जो है ना, ऐसे ऐसे घुमाया है बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए। इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ क्यूस्पेट डेल्टा। क्यूस्पेट जो कस्प शेप में होता है, दो कर्व मिलती है ना, तो उसमें जो कर्व में बनता है ना क्यूस्पेट, कस्प से क्यूस्पेट वर्ड बना है, तो कस्पेट डेल्टा जो है, क्या इसका उदाहरण है ये तो उदाहरण है। टाइबर रिवर किधर है, टाइबर रिवर जो है रोम के, रोम शहर जो है उसके किनारे ही बसा हुआ है। टाइबर रिवर रोम की बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। ठीक है ना। तो टाइबर रिवर जो है वो क्यूस्पेट डेल्टा का उदाहरण है। आपसे 2-3 ही डेल्टा पूछा जाता है, एक तो एक कस्पेट वाला पूछा जाता है, एक बर्ड फुट डेल्टा पूछा जाता है। बर्ड फुट डेल्टा जो बर्ड जो होता है ना उसके फुट जैसा जो डेल्टा बनता है,
वो बर्डफुट डेल्टा बनता है। बर्डफुट डेल्टा का उदाहरण सबसे इंपॉर्टेंट है मिसिसिपी रिवर यूएसए की, उसके लिए पूछा जाता है ये बार बार, ठीक है ना। तो टाइबर रिवर इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कस्पेट डेल्टा, तो ये गलत हो गया, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कस्पेट डेल्टा, स्टेटमेंट इज रॉन्ग। टाइबर रिवर एंटर्स इनटू टायरनियन सी, अब इसके लिए ये भी मालूम होना चाहिए टायरनियन सी किधर है, कैसे मालूम पड़ेगा, बाय एटलस, उसी से देखना पड़ेगा। इटली देखो, इधर की तरफ देखोगे तो टायरनियन सी आएगा उसके लेफ्ट में, ठीक है ना। तो मेडिटेरेनियन सी जो है उसमें जस्ट ऊपर की तरफ टायरनियन सी है। तो इटली में अगर देखोगे रोम से होते हुए नदी जो है टायरनियन सी में गिरती है, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहली रॉन्ग है, दूसरी करेक्ट है। द टाइबर रिवर फ्लोज थ्रू द सिटी ऑफ रोम, एकदम करेक्ट। टाइबर की ये बहुत ही महत्वपूर्ण, टाइबर जो है रोम की बहुत महत्वपूर्ण नदी है। तो दूसरा और तीसरा जो है दोनों करेक्ट है। इन्होंने पूछा था अपने से करेक्ट, तो आंसर क्या होगा 2 और 3, सी इज द करेक्ट आंसर। केवल 2 और 3 जो है वो सही उत्तर है। डन। नेक्स्ट अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रॉक विद फेनरेटिक टेक्सचर। अब ये फेनरेटिक टेक्सचर जो है, एक होता है फेनेरिटिक और एक होता है एफेनेटिक। एक क्या होता है एफेनेटिक, एफेनेटिक, एक होता है फेनेरिटिक। तो फेनेरिटिक टेक्सचर जो है ये आपका क्रिस्टल्स जो है वो बहुत ही स्मॉलर ग्रेन साइज के होते हैं। तो इसीलिए जो है यहां पर आप जब भी देखेंगे फेनेरिटिक का एग्जांपल तो आपको ये तीनों ही देखने को मिलेगी, ग्रेनाइटिक, डायोरेटिक और गैब्रो। डेयोराइट जो है और आपका गैब्रो है और ग्रेनाइट जो है, ये तीनों की तीनों ही जो है किसका एग्जांपल है, ये फेनेरिटिक का एग्जांपल है। तो फिर बच किसका गया, रायोलाइट जो है ये बच गया। और रायोलाइट जो है, रियोलाइट बोलो इसको, रियोलाइट जो है वो आपका एफेनेटिक का एग्जांपल है, ठीक है ना। तो रियोलाइट किसका है, एफेनेटिक का है। गैब्रो, डियोराइट एंड ग्रेनाइट किसका है, तो ये फेनेरिटिक का है। तो इसमें कौन सा गलत हो गया, यानी कौन सा एग्जाम्पल नहीं है फेनेरिटिक का, तो फेनेरिटिक का एग्जाम्पल नहीं है रियोलाइट। तो रियोलाइट जो है इसमें से सी निकल जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं। नेक्स्ट देखो, मैच द फॉलोइंग। एक तरफ जो है प्लेट्स दे रखी है, एक तरफ ट्रेंच दे रखी है। ट्रेंच और रिज जो है, मैं कह रहा हूं बार बार आपको ओशियनोग्राफी ढंग से पढ़नी है। ट्रेंचेज जो है मरियाना ट्रेंच हो गई, टोंगा ट्रेंच हो गई, ये सब जो है ढंग से आपको पता होना ही चाहिए। और 2-3 पता है तो बाकी आप जो है ना क्वेश्चंस के अंदर देखोगे ना, आप एनालाइज करोगे तो आपको अगर 1-2 ऑप्शन पता है तो आप इजीली मेकआउट कर सकते थे। तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ट्रेंच कहां होती है और रिज कहां होती है, रिज होती है जहां पर फॉर्मेशन हो रही होती है प्लेट्स की, और ट्रेंच कहां पर होती है जब प्लेट जो है डिस्ट्रक्ट हो रही होती है, नीचे की तरफ जा रही होती है, तो वहां पर ट्रेंच, गर्त बनता है। मरियाना गर्त है जैसे, ठीक है, डीपेस्ट ट्रेंच मरियाना पढ़ा है आप लोगों ने कई बार। तो देखो क्या है, पैसिफिक एंड फिलिपिन ट्रेंच प्लेट जो है वहां पर कौन सा ट्रेंच है ये पूछा है। तो इसका तो सबको मालूम है कि पैसिफिक और जो फिलिपिन ट्रेंच है यहां पर है आपका मरियाना ट्रेंच, ठीक है, मरियाना ट्रेंच। तो यहां पर क्या होगा, मरियाना ट्रेंच होगा। तो पहले का क्या है, बी। फर्स्ट का क्या आंसर होगा, फर्स्ट का क्या मैच हो जाएगा, बी। उसके बाद है अमेरिकन एंड पैसिफिक प्लेट। लेकिन अगर आपको ये नहीं भी पता है तब भी आप आंसर निकाल लोगे। अब फर्स्ट का बी कहां कहां पे, पहले ये देख लो, फर्स्ट का बी किधर है, एक इधर है और एक आपका इधर है, ठीक है। इसके बाद कोई और नाम सुना हो आपने, कुरिल ट्रेंच नाम आप हो सकता है बार बार सुनेंगे। कुरिल ट्रेंच कहां पर है, जहां पर जापान है, जापान के साइड में जो है कुरिल ट्रेंच है। तो पैसिफिक और ओखोट्स, ओखोट्स नाम कैसा है, ओखोट्स जो है जापान के अंदर। तो ओखोट्स और पैसिफिक प्लेट यानी 4 का डी आएगा हर हाल में। तो 4 का डी आएगा और ए का बी, फर्स्ट का बी आएगा। तो वहां पर ये आंसर मिल गया अपने को। क्या आंसर मिला, 4 का डी, फर्स्ट का बी। तो 2 का क्या होगा, 2 का सी हो जाएगा, ठीक है। और इंडो ऑस्ट्रेलियन और पैसिफिक प्लेट जो है ये टोंगा ट्रेंच हो गया। तो क्या आंसर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। सी हमें करेक्ट आंसर मिल गया इसके अंदर। ए का बी, 2 का सी और 3 का ए और 4 का डी। समझे, इस तरह से क्वेश्चंस थे। तो ये सारा का सारा ओशियनोग्राफी एक तरह से। नेक्स्ट, अच्छा आप पूछा है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 2 में स्टेट्स दे रखे हैं और एक तरफ थर्मल पावर प्लांट्स दे रखे हैं इंडिया के अंदर। जाहिर सी बात है सारे के सारे नहीं याद होंगे, थर्मल पावर प्लांट्स बहुत सारे हैं, हरियाणा में ही बहुत सारे हैं। कई बच्चों को वो भी नहीं याद होंगे, कई क्या ऑलमोस्ट नहीं याद होते हैं। तो थर्मल पावर प्लांट्स जो है वो सारे याद नहीं होते, इसलिए हिंट ढूंढो। ट्रोम्बे, ट्रोम्बे कहाँ है, महाराष्ट्र, बस बात खत्म हो गई। अगर ट्रोम्बे महाराष्ट्र मालूम है तो इतने में बात खत्म होगी। डी का 1 आएगा। अब देख लो डी का 1 किधर है, डी का 1 इधर है,
आंसर हो जाएगा बी। तो ए का क्या आएगा, 3 आएगा। ए मतलब क्या है, एनटीपीसी रामागुंडम जो सुपर थर्मल पावर प्लांट है वो किधर होगा, ये आपका हो गया इधर। ठीक है, इसके अलावा आपका मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट किधर हो जाएगा, ये गुजरात के अंदर है, गुजरात। इसके अलावा जो आपका बच गया मेजिया, मेजिया किधर है, मेजिया वेस्ट बंगाल के अंदर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको करना था। ठीक है ना, ट्रॉम्बे अगर पता है महाराष्ट्र का तो बात ही खत्म हो गई, डी का 1 आएगा, सारा क्वेश्चन ही सोल्व हो गया था। ठीक है ना, तो इतना स्मार्ट बनना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत रह जाएगी। ठीक है ना, कहीं आप लोग देखो अच्छा ये तो नहीं पता वो तो नहीं पता, तो ढंग से एनालाइज करते हुए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम शांत दिमाग से, कॉन्सेंट्रेटेड माइंड से वहां बैठ के अच्छी नींद पूरी करके जाना, बड़ी ढंग से पूरा 8-9 घंटे सो के बढ़िया से फ्रेश होके अच्छे से फ्रेश माइंड से जाना। ठीक है, तो उसमें जो है ना अलग ही लेवल होगा, फिर जो है ना जितना रिकॉल कर पाओगे तुम लोग उसका अलग लेवल होता है। अरेंज द फॉलोइंग कोलफील्ड्स ऑफ इंडिया फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। तो साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन करनी है, तो नेवेली कोलफील्ड दे रखी है सबसे पहले। नेवेली किधर है, तमिलनाडु के अंदर है, तो सबसे साउथ में तो नेवेली आएगा। तो चौथा जो है वो सबसे पहले आने वाला, चौथा सबसे पहले 2 में है, एक इधर है और एक इधर है, 2 ऑप्शन के अंदर 4 दे रखा है पहले। उसके बाद कौन आएगा, सिंगारेनी। सिंगारेनी किधर है, तेलंगाना, तो 4 के बाद 1 आएगा। उसके बाद फिर झिलमिल, झिलमिल छत्तीसगढ़। उसके बाद गिरिज झारखंड। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 किधर है, 4 1 2 3, 4 1 2 3 इधर है, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर सी। ठीक है ना, 4 1 2 3 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझे, इस तरह से करना है। नेविल जो है सबसे साउथ की, ये तमिलनाडु वाली, ये आइडिया होता है बच्चों को, लेकिन फिर आगे वाली में फंसता है। फिर सिंगारेनी का पता होगा तो बात बन सकती है, या फिर गिरिद वाली का पता हो कि सबसे नॉर्थ में, लेकिन थोड़ा इनको पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है ना, जब आप कोलफील्ड्स पढ़ते हो ना तो उसमें आप जो रिसोर्सिस पढ़ते हो, तो उसमें जब कोल पढ़ते हो तो कोल के जो सोर्सेज है, यानी टाइप्स ऑफ कोल पढ़ते हो आप, कोयले का जो ना जो आपका कितना टाइप है, उसके बाद जो है ना उसी टाइम आप कोल फील्ड्स कौन कौन सी है इंडिया में, मोस्ट इंपोर्टेंट, बस वो देख लो। अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 कोल फील्ड्स है जो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, सारी नहीं रखनी है, इतने में काम चल जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो ये क्वेश्चन जो आए हैं ये इन्होंने आपकी +2 की जो एनसीईआरटी वहां से उठाए। बोल रहे जर्मन इकोनॉमिस्ट जोहन हेनरिक वॉन थुनन क्रिएटेड वन ऑफ द फर्स्ट ज्योग्राफिकल मॉडल्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर लैंड यूज। ये वाला तो खैर उसमें भी नहीं है, ये तो अलग से उठा रखा है। तो ये क्या बोला कि जर्मन इकोनॉमिस्ट थे जॉन हेनरिक वॉन थुनन। वॉन थुनन ने जो है एक एग्रीकल्चर मॉडल दिया था, बड़ा ही फेमस है इनका वो मॉडल। और इन्होंने जो है ये पहले जो जॉन हेनरिक के द्वारा जो काम किया हुआ था उसी पर आगे काम किया था, तो इसने उन्होंने उसके नाम पर जोड़ दिया साथ में कि जॉन हेनरिक वॉन थुनन। वॉन थुनन ने बाद में जॉन हेनरिक का जो काम था उसी पर काम किया था, तो इसलिए मॉडल का नाम इस हो गया। तो इसमें जो है बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स विद रेफरेंस टू एजम्पशन वॉन थुनन इन लोकेशन थ्योरी। तो इसमें से थुनन के स्थान सिद्धांत की मान्यताओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है अपने को, बताओ फिर कौन सा है। द आइसोलेटेड स्टेट कंप्राइजेज ऑफ द वन मार्केट एरिया एंड एन एग्रीकल्चर हिंटरलैंड। तो ये बोल रहा है कि पृथक राज्य में एक बाजार क्षेत्र और कृषि आंतरिक इलाका शामिल है, ऐसा उन्होंने बताया। बिल्कुल ठीक बात है, एक बाजार क्षेत्र होगा, बाकी कृषि कर रहे होंगे लोग, फार्मर्स खेती कर रहे होंगे, एग्रीकल्चर लैंड होगा। द हिंटरलैंड शिप्स इट सरप्लस टू नो अदर मार्केट एक्सेप्ट द सिटी। सिटी के अलावा बाकी कहीं नहीं भेजते हैं, ये बात भी ठीक है। फॉल्स पूछा इन्होंने अपने से, देयर आर मल्टीपल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ऐसा कुछ बात नहीं था, मल्टीपल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का बात नहीं किया, ट्रांसपोर्ट पे बहुत ज्यादा जोर दिया था इन्होंने, लेकिन मल्टीपल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात नहीं की थी, तो इसलिए ये जो है गलत हो जाएगा। उन्होंने बोला था कि एग्रीकल्चर जो फार्मर्स है वो उसी प्रकार की फसलें उगाएंगे जिसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सबसे कम आए, तो इस तरह की बात थी इनकी। तो थर्ड जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, एक तो थर्ड इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद देयर इज ए होमोजीनियस फिजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग ए यूनिफॉर्म प्लेन अराउंड द सिटी। उन्होंने बोला कि एक सजातीय भौतिक वातावरण होता है जिसमें शहर के चारों ओर एक समान मैदान भी शामिल है। ठीक है, बोला था ऐसा। आंतरिक इलाकों में ऐसे किसान रहते हैं जो बाजार की मांगों के साथ अपने तालमान नहीं बिठा पाते। द हिंटरलैंड इज इनहेबिटेड बाय फार्मर्स हु कैन नॉट एडजस्ट ऑटोमेटिकली टू द मार्केट्स डिमांड्स। ऐसा नहीं है, थर्ड एंड फिफ्थ बोथ आर रॉन्ग। तो इन्होंने फॉल्स पूछा था, तो क्या आंसर होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। तीसरा और पांचवा इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ऐसे क्वेश्चन तो देखो फंसोगे तुम लोग, या तो ज्योग्राफी ऑप्शनल हो जिस किसी का। ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं है तो उसको टेंशन में आना नहीं है, क्योंकि कट ऑफ 100 में से 100 कभी नहीं जाती है, कट ऑफ जाती है 60, 65, 70 मैक्सिमम,
क्यों जाती है? तुम कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो तुम नहीं कर पाओगे, और जो नहीं कर पाओगे उसमें टेंशन में आ गए तो जो कर पाओगे वो गलत कर दोगे। इसलिए हमेशा टेंशन में नहीं आना है उधर। अगर नहीं हो रहा है कोई क्वेश्चन, छोड़ के आगे बढ़ जाना एक बार और आगे वाले पे फोकस कर लो, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं कि सारे छोड़ रहे हैं आगे बढ़ जाते हैं जी, ये भी नहीं आ रहा, ये भी, ऐसा भी नहीं है। वो एक एनालिसिस के मैनर में, कहीं ऐसा भी नहीं होगी तुम लोगों को 50 नहीं आ रहे हैं, तुम छोड़ के आगे बढ़ते रहे, फिर दोबारा से उन 50 को पढ़ने का तुम्हारे पास टाइम नहीं हो, क्योंकि आजकल पेपर लेंथी होते हैं। दोनों चीजों में तालमेल बैठाना है, ये सब प्रैक्टिस का खेल है। मॉक लगाओगे ना, पता लगेगा तुम लोगों को, तो मॉक्स लगाओ एक बार तो, प्रॉपर तैयारी, उसके साथ साथ में जो है ना PYQs, उसके बाद मॉक्स लगाओ, ठीक है? तो मॉक में जो है तुम्हें आइडिया आएगा अच्छे से कितने टाइम में कितना करना है, और ढंग के मॉक हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी आलतू फालतू क्वेश्चन पढ़ रहे हो, मॉक में कुछ हो, दम हो, तो ऐसे मॉक लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NFSM ऑफ इंडिया वाज लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2009। The statement 2 क्या है? The mission was launched with an objective to increase the annual production of rice by 10 million tons, wheat by 8 million tons, and pulses by 4 million tons by the end of the 11th 5-year plan 2011-12। दूसरी स्टेटमेंट तो सही है, पहली स्टेटमेंट में छोटा सा गलती कर दिए, 2009 लिख दिया, लिखना था 2007। इतनी छोटी सी गलती से पूरा स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है? इतना सा गलती है, बाकी कहाँ गलती है? देखो इतना बड़ा कितना लिखा हुआ है, कुछ गलत नहीं लिखा, एकदम सही लिखा है, बस 9 की जगह 7 लिखना था। और इतना कौन याद रखे, दिक्कत ये। और मिशन है 2007 का, 15-14 साल पुरानी बात कौन याद रखेगा? 14 साल क्या, 16 साल पुरानी होगी, ठीक है? एनीवे, तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो ये देख लो कहां पे लिखा हुआ है, वही आपका आंसर होने वाला है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। क्यों है? क्योंकि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो है वो अक्टूबर 2007 में लॉन्च हुआ था, ना कि अक्टूबर 2009 में। क्लियर? तो इस प्रकार से आंसर देना था। चले नेक्स्ट में, टारगेट उसका वही था। इन 1960s, देखो अगला क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा है। इन 1960s the government of India under the then food and agriculture minister Chidambaram Subramaniam launched the green revolution with the help of a geneticist MS Swaminathan। 1960 के दशक में भारत सरकार ने तत्कालीन खाद्य और कृषि मंत्री चिदम्बरम सुब्रमण्यम के अधीन अनुवंशिकीविद MS स्वामीनाथन की सहायता से हरित क्रांति की शुरुआत की। अब MS स्वामीनाथन जी का देहांत हो गया था हाल ही में, तो क्वेश्चंस आगे भी बनेंगे उनसे रिलेटेड। अभी इसी साल की बात है, थोड़ा ही टाइम हुआ है, तो इसलिए क्वेश्चन बनेंगे उनसे रिलेटेड। तो आपको पता होना चाहिए MS स्वामीनाथन हरित क्रांति में कितना बड़ा रोल है, ठीक है? लेकिन ये तो लास्ट ईयर भी बना है। पहली स्टेटमेंट तो सही है, उसमें कोई एरर नहीं है, एकदम सही है। 1960 के दशक में, तो आपको पता है 1966-67 के अंदर जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति आ गई थी, जिसमें गेहूं और चावल की फसलों पर ज्यादा ध्यान दिया गया था और पंजाब और हरियाणा को सबसे ज्यादा उस हरित क्रांति का फायदा मिला था। स्टेटमेंट 2 देखो, ड्यूरिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स HYV, जिससे बहुत ज्यादा पैदा ली जा सके, ऐसे बीजों को क्या बोलते हैं? हाई यील्डिंग वेराइटी, जिससे यील्ड बढ़ाई जा सके। यील्ड मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके। ऑफ ड्वार्फ राइस सीड्स नेमली लीमा रोजो 64A and Sonra 64 was introduced in India, which were imported from Japan। देखो इतना लंबा लंबा स्टेटमेंट लिखा, सारा सही लिखा, लास्ट में आके एक छोटा सा वर्ड जो है चेंज कर दो, पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जापान, जापान गलत है, तो फिर कहां से आता? मेक्सिको, मेक्सिको से वो आता ना, मेक्सिको करेक्ट आंसर आना था। लीमा रोजो जो 64A है, चाहे सोनरा जो आपकी 64 है, ये दोनों की दोनों जो है वो कहां से थी? इन दोनों को हम लोगों ने मेक्सिको से इंपोर्ट किया था, ना कि जापान से इंपोर्ट किया था, ठीक है ना? तो धान की ये जो है ना मेक्सिको से इंपोर्टेड थी। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ओनली 1 करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। तो कहां है? स्टेटमेंट 1 करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, सी करेक्ट आंसर हो जाए। कथन 1 तो सही है लेकिन कथन 2 गलत है। समझ गए? इस प्रकार से था कोई क्वेश्चन पूरा का पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
अच्छा, अब आ गया फिर से लैंडफॉर्म्स एंड ऑकरेंस। अगेन 11th क्लास का जो एनसीईआरटी जो बच्चों को सबसे ज्यादा टफ लगता है, नानी याद दिलाता है उनको, वो वाला एनसीईआरटी, समझे? फिजिकल फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो वाला, उसके अंदर 4 पार्ट्स में बंटा हुआ है। उसको अगर शिद्दत से पढ़ा होता किसी ने तो उसके क्वेश्चन सारे ठीक हो जाते। लेकिन मैच ऑफ द फॉलोइंग करोगे तो फिर बड़ा आसान हो जाएगा। देखो सबसे पहले क्या, सिरक। सिरक क्या होती है एक्चुअल में? जो ग्लेशियर्स होते हैं ना, जैसे ये कोई ग्लेशियर है, ये कोई ग्लेशियर है, तो ग्लेशियर के अंदर जो यहां से कटाव होके और इस प्रकार से जो है ना, ये इस प्रकार से जो चीज बन जाती है, ये जो इस प्रकार से बन जाती है, दिस इज कॉल्ड सिरक। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिरक। दिस इज कॉल्ड सिरक। ये सिरक आपकी, ठीक है ना। यहां पर लेक्स भी बन जाती है फिर, ठीक है ना, पानी भरा रह जाता है, लेक्स भी बन जाती है, ठीक है। तो ये सिरक होता है आपका, जो ये इस प्रकार से शेप में कट जाता है ना, ग्लेशियर के कारण अब्रेशन हो जाता है माउंटेन का, और ये इस प्रकार से शेप बना देता है, दिस इज कॉल्ड सिरक। तो इसके बाद ये आंसर दे दिया आप लोगों ने, तो आपका आंसर जो है सबका मिल जाएगा। तो सिरक क्या है? द मोस्ट कॉमन लैंडफॉर्म्स इन द ग्लेशिएटेड माउंटेन्स। एक आएगा 2। ग्लेशिएटेड माउंटेन जो है आपका, वहां पर ये मोस्ट कॉमन फीचर है, बिल्कुल होता रहता है, क्योंकि ग्लेशियर्स नीचे की तरफ आते हैं, तो नीचे जो है माउंटेन के साथ में वो उसके सरफेस के साथ में जो फ्रिक्शन है, तो वहां पर जो है ना वो मटेरियल साथ में लेकर आते हैं, ठीक है। लेपीज क्या है? पहले ए का 2 हो गया, ए का 2 एक में ही है वैसे, तो आपको आंसर मिल गया ये वाला, ए आपका आंसर हो जाएगा। बट फिर भी अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो बी जो है लेपीज। लेपीज आपका क्या होता है? ये लाइमस्टोन जो होता है, मोस्ट ऑफ लाइमस्टोन जो होता है वो आपका चला जाता है लैंडफॉर्म्स में से, और उसके बाद जो है ना आपका एक कटा फटा सा लैंडफॉर्म जो है आपके सामने इस प्रकार से बच जाता है, इस प्रकार से बच जाता है, इस प्रकार से। ये बीच से लैंड आपका लाइमस्टोन जो है वो सारा का सारा यहां से गायब हो गया। तो ये जो आपका इस प्रकार से कटा कटा सा लैंडफॉर्म, जो कटा फटा सा लैंडफॉर्म बच जाता है, दिस इज कॉल्ड द लेपीज। दिस इज कॉल्ड द लेपीज, ठीक है। तो इस प्रकार से उसके बाद जो आपकी रिवर्स जो होती है, नदियां जो है उनके साइड में देखो, एक नदी है, एक तो यहां पर नदी का तट बनाया होता है अपन ने, नदी का तट बनाया होता है एक तो अपन ने ये वाला, ठीक है, ये वाला तो नदी का तट बना होता है, ठीक है। उस तट के जो साइडों में, दोनों तरफ जो है आप साइडों में देखोगे तो यहां पर जो है ना साइडों के अंदर आप कुछ मिट्टी और भी लगी हुई पाते हैं। क्यों? ताकि वो बांध जो है वो एक तरह से, जो आपका तट जो है वो स्ट्रांग हो जाए। इसको बोलते हैं नेचुरल लेवीज। दिस रीजन इज कॉल्ड द नेचुरल लेवीज। ये क्या होता है? ये होता है आपका नेचुरल लेवीज। दिस इज कॉल्ड नेचुरल लेवीज। जो आपके तटों के दोनों तरफ जो होता है इसको बोलते हैं नेचुरल लेवी, ठीक है। तो इसका क्या होगा आंसर? सी का जो आपका हो जाएगा, द लैंडफॉर्म्स फाउंड एसोसिएटेड विद फ्लड प्लेन्स अलोंग विद द बैंक ऑफ लार्ज रिवर्स। इसका ये हो जाएगा, बी का 4 हो गया था, सी का क्या बच गया? पेडी प्लेन। द लैंडफॉर्म विद रिलेटिवली फ्लैट रॉक सरफेस formed by the joining of several pediments generally found in arid and semi arid areas। समझ गए? ये नदी आपकी, नदी में पानी, नदी में जो है पानी है इधर की तरफ आपका, और ये जो आपके साइड में जो है आपके इस प्रकार से ये पानी है, तो अंदर ये साइड में जो बना होता है इसको नेचुरल लेवीज, ठीक है। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोग भाषाओं में देख लीजिएगा, दोनों में मैंने लिखा है, और ये मास्टर कॉपी है जो एचसीएस ने प्रोवाइड करवाई थी, उसमें से लिया हुआ है, क्वेश्चन पेपर में से लिए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अगला है, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अवेलेबिलिटी इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के अंदर डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, यानी सबसे ज्यादा पहले, उसके बाद उससे कम, उससे ज्यादा, उसके बाद उससे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखा जाता है, जनरली बच्चे जो रखते हैं मोसेक, मोसेक से याद रखते हैं, मोसेक से याद रखते हैं ज्यादातर बच्चे इसको। एम से कुछ नहीं होता है, ओ से ऑक्सीजन, एस से सिलिका, ए से एल्यूमिनियम, आई से आयरन, सी से कैल्शियम। अगर आपको ये याद रह जाता है तो सबसे बेस्ट बात हो जाती है। एम से तो कुछ नहीं होता, मोसेक तो याद रखा जाता है, ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन और कैल्शियम। तो इसमें देख लो, ऑक्सीजन सबसे पहले नंबर पे आएगा तो 3, उसके बाद सिलिका आएगा तो सिलिका फर्स्ट नंबर, उसके बाद आपका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम नहीं है तो आयरन, आयरन आ जाएगा, सोडियम फिर लास्ट में आएगा, ठीक है। तो 3 3 1 2 4, 3 1 2 4 जहां भी है वो उसको ढूंढ के लगा दो, 3 1 2 4, दिस इज द करेक्ट आंसर, 3 1 2 4, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका ओशेक या मोसेक जो है आप याद रख सकते हैं इसके लिए, ठीक है। मैं लिख भी दे रहा हूं इधर, क्योंकि आपको पीडीएफ जो है ना वो मैं चैनल पे डालूंगा, तो उसमें टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा, जो अजय बुडानिया 1, अजय बुडानिया 1 लिखेंगे आप लोग, तो उस टेलीग्राम चैनल पे जो है ना इस पीडीएफ में
आपको मिल जाएगी आंसर्स भी और ये भी, ठीक है। दिस इज द टेलीग्राम, क्लियर। तो उसमें डाल दूंगा ये पीडीएफ, तो वहां से देख लेना। तो इसका आंसर समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ज्योग्राफर हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। अगेन +2 की एनसीईआरटी ढंग से पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। क्यों स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म क्या है? रेड लाइट पे रुक जाओ, जब ग्रीन हो जाए तो चल पड़ो। समझ रहे हैं? पॉसिबिलिज्म की थ्योरी, डिटर्मिनिज्म की थ्योरी वहां पे दे रखी है। और ये स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म जो है ये ग्रिफिथ टेलर ने बताया था। और ग्रिफिथ टेलर अगर ए का 2 आंसर है तो बाकी सारे आंसर अपने आप मिल जाएंगे, क्योंकि ए का 2 तो एक में ही देगा, ये एक में दिया है तो इसमें दे रखा है। ए का 2, बी का 1, बी का हटिंगटन ने ये बोला था, ठीक है। फिर सी का 4 आ जाएगा और डी का 3 आ जाएगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ये वाली बात सबको मालूम होनी चाहिए थी, ठीक है। ये वाली बात है तो बाकी सब अपने आप आसान कर दिया उसने, ठीक है ना। तो ये वाली बात मालूम थी तो आंसर मिल जाता आपको करेक्ट। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, इस प्रकार से इसका आंसर है। इसको एक बार और पढ़ लेना, ठीक है। और उसमें से जो है ना बुक का एक चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर जो है +2 वाली का, उसके अंदर चीजें दे रखी है, तो उसको आप जब पढ़ोगे तो ढंग से पढ़ना पहले चैप्टर को। देखो इस बार के पेपर ने पता क्या बताया, जहां जहां बच्चा जो है मस्ती करता है वहां वहां से क्वेश्चन, ये क्लियरली बता दिया कि जहां जहां मस्ती आती है बच्चों की, ना ये तो छोड़ देता हूं, ये मुश्किल है, वहां वहां से क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो ध्यान से देखना। नेक्स्ट आपका लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 डैम्स दे रखे हैं, एक तरफ रिवर्स दे रखे हैं। डैम्स कौन सा? निजाम सागर डैम। निजाम सागर डैम में आपको पता होगा, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, मंजीरा नदी पर है निजाम सागर डैम। और मंजीरा नदी जो है वो इज ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर गोदावरी। गोदावरी जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, उसकी एक ट्रिब्यूटरी है, कौन सी? मंजीरा नदी, ठीक है। वेनगंगा, पेनगंगा, ये सब, वर्धा जो है, ये सब जो है उसकी ट्रिब्यूटरी है। मंजीरा भी एक ट्रिब्यूटरी है आपकी गोदावरी की, और मंजीरा पर है निजाम सागर डैम। उसके बाद मैं नहीं कहता कि और कोई आपको याद हो, लेकिन सतलुज नदी पे नाथपा झाकरी डैम, ये आपको पता होना चाहिए था। अगर ये 2 बातें पता थी तो फिर काम बन जाता, और एक से भी पता होने से भी काम बन रहा था वैसे तो, इन्हें 2 बच्चे को पता होनी चाहिए वैसे। इसका मैं नहीं कह रहा कि सोमाशिला डैम भी पता हो आपको, या फिर लिंगन मक्की बांध भी पता हो आपको, ये ना भी हो तो भी दिक्कत नहीं है। तो ए का 3 आएगा और सी का 4 आएगा। ए का 3 और सी का 4 किधर किधर है? ए का 3, सी का 4, ये देखो इधर है। तो बी का क्या आएगा? बी का 1 आएगा, पेनार रिवर पर है, ठीक है। और ये वाला किधर आ जाएगा? शरावती नदी पर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप मिलान कर देते, लेकिन नाथपा झाकरी वाली बात जो है वो आपको याद होनी चाहिए थी। सी जो है आपका 4, सी का 4 अगर मालूम होता तो देखो एक में ही है, बाकी किसी में नहीं था, ठीक है ना। इस प्रकार से कॉमन सेंस बनाना पड़ता है थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द नेचुरल रिसोर्सेज आर फॉल्स। जो आपका प्राकृतिक संसाधन है उनके संदर्भ में कौन सा कथन है सत्य? आप ध्यान से पढ़ना एक एक चीज को, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। बोल रहा है बायोटिक रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बीइंग्स, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक एटसेट्रा। एकदम करेक्ट, कहीं कोई असत्यता नहीं है, यानी सब सत्य ही सत्य इस लाइन में, तो कोई दिक्कत नहीं। फॉल्स पूछा है अपने को तो ये तो नहीं होगा जी, ये तो सच है। द रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस, यानी ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें ऐसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सके, उन संसाधनों को हम क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब जब पुनः प्राप्त कर लिया तो नॉन रिन्यूएबल किधर हुआ? रिन्यूएबल हो जाता। वो तो स्टेटमेंट गलत करवा दिया था। कैसे गलत करवा दिया? ये वाला गलत हो गया। वो तो रिन्यूएबल कहलाएगा भाई साहब, नॉन रिन्यूएबल थोड़ी। उनको हम क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन कहेंगे, ठीक है। तो ये वाला आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। द रिसोर्सेज दैट ऑकर ओवर ए वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम एंड टेक मिलियंस ऑफ ईयर इन देयर फॉर्मेशन आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फिर से देखो कितना गंदा स्टेटमेंट बना है। वो संसाधन जो बहुत लंबे भूगर्भीय समय में होते हैं और अपने उनके बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, उनको नवीकरणीय। अरे उनको नवीकरणीय कैसे कहोगे? उनको तो फिर हम गैर नवीकरणीय कहेंगे, नॉन रिन्यूएबल कहेंगे। लाखों वर्ष लग रहे हैं, पहले खुद ही बता रहा है, उसके बाद गड़बड़ करवा रहे हो, तो तीसरा भी गलत हो गया ना। उनको हम लोग क्या कहेंगे? उनको नॉन रिन्यूएबल कहेंगे। जो लाखों वर्ष लग जाएंगे, मिलियंस ऑफ ईयर्स इनको लगेंगे, उनको तो हम नॉन रिन्यूएबल कहेंगे। रिन्यूएबल क्यों कहेंगे? तो दूसरा और तीसरा दोनों स्टेटमेंट गलत, तो आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझे? मुश्किल नहीं है, कंसंट्रेशन चाहिए।
प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए और पहले ढंग से पढ़ा होना चाहिए। इतनी सी रिक्वायरमेंट है, मुश्किल नहीं है बहुत, बट ये रिक्वायरमेंट हम लोग पूरी नहीं कर पाते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है, तो नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2, पेडोजेनिक प्रोसेस और डिस्क्रिप्शन दे रखा है। पेडोजेनिक प्रोसेस के अंदर जो आपका मृदाजनिक प्रक्रम जो है वो दे रखा है एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है डिस्क्रिप्शन दे रखा है। बोल रहा है पोडोलाइजेशन क्या है। पोडोलाइजेशन जो होता है आपका, पोडोलाइजेशन होता है इट इज एसोसिएटेड विद ह्यूमिड कोल्ड मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट्स एंड कॉनिफेरस वेजिटेशन। एकदम सही बोल रखा है, यूं की यूं मिलान है, सामने बात है कि यह आदर्श शीत मध्य अक्षांश जलवायु और शंकुधारी वनस्पति संबंधित है। बिल्कुल, पोडोजोल जो है वो आपका आंध्र शीत मध्य अक्षांश जलवायु से संबंधित है, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। लेटराइजेशन, इट इज एसोसिएटेड विद सोइल्स फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एनवायरमेंट्स। बिल्कुल सही है, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय पर्यावरण में जो है आपकी जो पाई जाने वाली मिट्टी संबंधित जो कौन सा है, लेटराइजेशन, उसको लेटराइजेशन कहते हैं। एकदम सही है, बी का 2 आएगा, तो आंसर तो इधर से मिल जाएगा। ए का 1 बी का 2 है, किधर ए का 1 बी का 2 2 में है, सी और देख लो। कैल्सिफिकेशन क्या होता है? कैल्सिफिकेशन होता है इट इज एसोसिएटेड विद वार्म सेमी एरिड एनवायरमेंट्स यूजुअली इन ग्रासलैंड वेजिटेशन वेयर एवापोराइजेशन यानी इवापोट्रांसपिरेशन एक्सीड्स प्रेसिपिटेशन। बोल रहा है यह गर्म अर्ध शुष्क पर्यावरण से संबंधित है, आमतौर पर घास के मैदानों में जहां वाष्पन उत्सर्जन से अवक्षेपण अधिक होता है, यानी जहां पर इवापोट्रांसपिरेशन एक्सीड करती है प्रेसिपिटेशन, तो वहां पे डेजर्ट ही बनेंगे ना। जहां पे बारिश कम हो रही है और गर्मी ज्यादा पड़ रही है, तो वहां पे वाटर जो है वो तो आपका वाष्प बन के उड़ जाएगा, तो वहां पे डेजर्ट ही बनेगा अल्टीमेटली ना। तो वहां पर कैल्सिफिकेशन एकदम करेक्ट है। उसके बाद आपका ग्लाइजेशन, ग्लाइजेशन कहां होता है? इट इज एसोसिएटेड विद पुअरली ड्रेन्ड एंड वाटर लॉक्ड एरियाज ऑफ कोल्ड क्लाइमेट्स एंड पीट इज फाउंड इन द, बिल्कुल सही है, डी इज द करेक्ट आंसर। ये आप पढ़ लेना अच्छे से, एक ये सारा का सारा ए का 1 बी का 2 ऐसे करके मिला रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर इज सी। सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ये आपको याद रखना है, ये कई बार पूछा जाता है। ये सारों के सारों देख लो, चाहे लिख लेना एक पेज पे, 2 बार पढ़ लेना, 4 बार पढ़ लेना, ठीक है। बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगेन इजी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द मेन क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया आर फॉल्स। क्या बताना है? फॉल्स बताना है कि भारत में फसलों के मुख्य मौसमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। तो असत्य बताना है आपको, यानी फॉल्स बताना है। तो कौन कौन सा फॉल्स है देखो, देखो यहां पर ध्यान से पढ़ना है। एक तो द टर्म्स खरीफ एंड रबी ओरिजिनेट फ्रॉम अरेबिक लैंग्वेज वेयर खरीफ मीन्स ऑटमन एंड रबी मीन्स स्प्रिंग। खरीफ और रबी शब्द अरबी भाषा से उत्पन्न हुए, जहां खरीफ का अर्थ है सर्द ऋतु और रबी का अर्थ है बसंत ऋतु। कहीं कोई समस्या नहीं है, हम लोगों को सही बात बोल रहे हैं। बड़ा प्यारा स्टेटमेंट बना है। दूसरा बोल रहा है खरीफ क्रॉप्स नीड कोल्ड वेदर फॉर ग्रोथ एंड नीड लेस वाटर। भाई साहब, खरीफ जो सीजन होता है वो साल का पहला सीजन होता है, ठीक है। तो कैसे होगा? गर्मी नहीं पड़ती है जून जुलाई अगस्त में, क्या होता है? गर्मी होती है। जब मानसून आता है तो मानसून में ही खरीफ है ना। बाजरा है आपका, खरीफ है, चावल है, खरीफ है। कब बोते हो? सर्दियों में बोते हो। अभी तो चावल आप लोगों ने खत्म हो गया फसल उसका, ठीक है ना। चावल की हार्वेस्टिंग हो चुकी है, सर्दियां अब आई है। अब तो गेहूं बोओगे आप, जौ बोओगे आप, चना बोओगे आप। रबी का जो क्रॉप का आएगा सर्दी को। तो कितना गलत स्टेटमेंट बना है, बिल्कुल नहीं सोचा है। तो नीड कोल्ड वेदर ना, गलत बात है, ऐसा थोड़ी होता है। नीड हॉट वेदर, ये आना था। रबी क्रॉप्स जनरली रिक्वायर मोर वाटर एंड आर कॉल्ड मॉनसून क्रॉप्स। फिर गलत, देखो कितना गलत लिख रहा है। रबी क्रॉप्स विंटर सीजन में है, मॉनसून आपका समर में है। मॉनसून सीजन समर और विंटर से पहले आ जाता है ना, तो समर के जस्ट बाद है आपका मॉनसून। तो ये मॉनसून में तो आपका खरीफ था, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। ये एक स्टेटमेंट सही था, ये वाला गलत, ये वाला गलत। जायद इज शॉर्ट क्रॉपिंग सीजन ड्यूरिंग समर मंथ्स एंड मोस्टली सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन दिस सीजन। बोल रहा है कि जायद जो है वो गर्मियों के महीनों के दौरान फसलों का एक छोटा मौसम होता है, और इस मौसम में ज्यादातर मौसमी फल और सब्जियां उगाई जाती है। बहुत प्यारी स्टेटमेंट है और एकदम सही है। आपको पता है रबी की फसल के जस्ट कटते ही और खरीफ की फसल बोने से पहले जो टाइम पीरियड है बीच में, उसमें जायद की फसल होती है और उसमें हम लोग सब्जियां और फल लगाते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट 4 इज ऑल्सो करेक्ट। तो 1 एंड 4 इज करेक्ट, 2 एंड 3 एंड फॉल्स। इसने फॉल्स पूछा है अपने से, बता दो इनको फॉल्स। 2 एंड 3 आर फॉल्स। डी इज द करेक्ट आंसर,
ठीक है, नेक्स्ट पे चलो। अगला है विद रेफरेंस टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया आइडेंटिफाई द पेयर्स व्हिच आर रॉन्गली मैच्ड। वो बताना है कि कौन कौन से गलत मैचिंग हो गई इनसे, करेक्ट है वो तो नहीं बताना है, गलत मैच किसके किसके साथ है ये देखना है। सबसे पहले है कि सब माउंटेन सॉइल, these are formed by the deposition of eroded material and are found in the Tarai region stretching from Jammu and Kashmir to Assam। सब माउंटेन सॉइल, माउंटेन के साथ लगती सॉइल सब माउंटेन सॉइल है। यह अपर्दित सामग्री के जमाव से बनती है तथा जम्मू और कश्मीर से असम तक फैले तराई क्षेत्र में पाई जाती है। बिल्कुल दिक्कत नहीं है, एकदम सही स्टेटमेंट है। करेवा, करेवा कश्मीर वैली बहुत इंपॉर्टेंट है। करेवाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन कश्मीर वैली। करेवा जो है लेक्स्ट्राइन डिपोजिट्स होते हैं, जो लेक्स में डिपोजिशन होता है, तो वो डिपोजिशन उसको लेक्स्ट्राइन डिपोजिशन कहते हैं। और ग्लेशियर से आने वाले जो है उन्होंने जो घर्षण करके और जो मटेरियल लेके आए उनके जमाव से है बहुत ही उपजाऊ भूमि, एक फर्टाइल सॉइल क्रिएट हो जाती है जिसको हम लोग करेवा बोलते हैं। करेवा फॉर्मेशन कश्मीर वैली में पाया जाता है। तो दीज आर द लेक्स्ट्राइन डिपोजिट्स। देखो पहला ही नाम लिखा ना, अब बच्चा कंफ्यूज कहां हो, लेक्स्ट्राइन डिपोजिट्स क्या है ये नहीं सुना है तो लेक से रिलेटेड होता है लेक्स्ट्राइन, ठीक है। फाउंड इन द कश्मीर वैली एंड भद्रवाह वैली, बिल्कुल सही है, दोनों में ही है, ठीक है। तो ये बात एकदम, भद्रवाह घाटी वाली बात भी सही है और कश्मीर वाली भी ठीक है। तो करेवा से रिलेटेड बात एकदम सही है। करेवा एनसीईआरटी में कितना प्यार से कॉलम बना के साइड में भी दे रखा था और आजकल सीधा भी दे रखा है, बहुत अच्छे से दे रखा है। पीटी एंड मार्सी सॉइल के बारे में देखो, these are typical soil of the monsoon climate characterized by seasonal rainfall and is deficient in organic matter। पीटी एंड मार्सी सॉइल जो है वो आपकी सीजनल में कैसे हो सकती है? पीटी एंड मार्सी समझते हो आप? दलदली भूमि, दलदली में तो पानी है तभी तो दलदल है भाई, गलत बना रहे हो ऐसे फालतू में, ठीक है। लेटराइट सॉइल क्या है? दीज सॉइल्स आर रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर, दीज सॉइल्स आर नॉट रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। ये उल्टा मिला रखा है एक्चुअल में, 3 का 4, 4 का 3 जो है ऐसा उल्टा आना चाहिए था। तो रॉन्गली मैच जो है 3 और 4 जो आपके गलत हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड सही है। तो भाई साहब ने पूछा था रॉन्गली, रॉन्गली आपके है 3 और 4, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ये दोनों गलत है, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट तो गलत ही पूछा था हमसे, तीसरा और चौथा बता दिया। नेक्स्ट फिर क्या है अगला क्वेश्चन देखो, अरेंज द फॉलोइंग 5 जोन्स ऑफ द पेलेजिक रीजन ऑफ एन ओशियन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इट्स डेप्थ फ्रॉम द सरफेस। देखो अब ये क्वेश्चन कौन कर सकता है? ओशियनोग्राफी को इन डेप्थ पढ़ा हुआ है वो कर सकता है। कैसे? सरफेस पे आप जाते हैं, सरफेस क्या होता है ओशियन का? देखो अगर ये ओशियन है आपका, देखिएगा, सपोज करो दिस इज द ओशियन, दिस इज द ओशियन, दिस इज वाटर, ये ओशियन में पानी हो गया, ठीक है, पानी ब्लू कलर मस्ट बी देयर, ठीक है, और ये पानी सरफेस, सरफेस ये होता है, ठीक है। ओशियन सरफेस ये वाला हो गया। अब ओशियन सरफेस जो है यहां से बोल रहा है कि अरेंज करना है आपको पेलेजिक जोन्स को, तो सबसे पहले कौन सी पेलेजिक जोन्स आएगी आपको ये बताना है। तो सबसे ऊपर की तरफ कौन आएगी? इसने नॉर्थ टू साउथ पूछा है कि साउथ टू नॉर्थ पूछा है, सॉरी सरफेस से नीचे की तरफ पूछा है इसने, है ना। इंक्रीजिंग क्या पूछा है एकदम ये देख लेते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इट्स डेप्थ फ्रॉम द सरफेस, हाँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेप्थ फ्रॉम द सरफेस, तो सरफेस से नीचे की तरफ चलता है। तो सरफेस के सबसे ऊपर की तरफ क्या होता है? सबसे ऊपर की तरफ आपका एपीपेलेजिक है, एपीपेलेजिक, ये सबसे, इसमें क्या होता है आपकी सनलाइट रीच कर सकती है, जहां तक ओशियन के अंदर जहां तक सनलाइट रीच कर सकती है वो आपका एपीपेलेजिक होता है। उसके बाद क्या आता है? मेसोपेलेजिक आता है, मेसोपेलेजिक आता है, मेसोपेलेजिक आता है, ठीक है, मेसोपेलेजिक आता है। उसके बाद फिर बहुत नीचे की तरफ जाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा? बेथीपेलेजिक आ जाएगा, बेथीपेलेजिक आएगा। उसके बाद और नीचे की तरफ जाएंगे तो अबाइसोपेलेजिक आएगा, अबाइसो, अबाइसो माने भी डेप्थ होता है, पेलेजिक, ठीक है। और बहुत डेप्थ में जाएंगे 11,000 मीटर तक, यानी 6,000 से 11 मीटर की डेप्थ में, तो आपका हेडोपेलेजिक आ जाएगा, हेडोपेलेजिक आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से है। अब मिला दो, सबसे पहले एपीपेलेजिक, फिर मीसो, फिर बेथो, फिर बेथी, फिर उसके बाद अबाइसो, फिर हेडो। तो देखो अब कौन सा सही है। 2 पहले आएगा, उसके बाद 1 आएगा,
उसके बाद कौन आएगा 4, उसके बाद 3, उसके बाद 5। तो 2 1 4 3 5, 2 1 4 3 5 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका पेलेजिक जोन्स है, डेप्थ के अकॉर्डिंग डिवाइडेड, तो वो उसके बारे में बात है। ठीक है, तो ये आप देख लेना है। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ जाऊं मैं आगे, ये आप लोग देख लेना दोबारा, मैं क्वेश्चन इधर और कर देता हूं। ठीक है, ये पीडीएफ में ऐसे कैसे मिल जाएगा आपको, दोबारा देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिवन बिलो आर सम ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एज डिफाइंड बाय फेमस ज्योग्राफर, आइडेंटिफाई द पेयर्स व्हिच आर राइटली मैच्ड। इस बार क्या बताना है, कौन कौन से सही मैच है वो बताना है। ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन अगेन फर्स्ट चैप्टर +2 के एनसीईआरटी, उसमें यूं क्यों दे रखा है, वहां पर बता रखा है कि कौन से ज्योग्राफर ने क्या डेफिनेशन दी है, वही आपसे पूछा है। तो पहला बोल रहा है कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस। क्या है, मानव भूगोल, मानव समाज और पृथ्वी की सतह के बीच संबंधों का कृत्रिम अध्ययन है। फ्रेडरिक रेटचल ने बोला था, सही बोला है, एकदम करेक्ट है, राइटली मैच, यूं की यूं डेफिनेशन उठा के डाल रखी है। फिर बोला ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ, कि मानव भूगोल अशांत मनुष्य और अस्थिर पृथ्वी के बीच बदलते संबंधों का अध्ययन है। एलन सैंपल ने बोला था, एकदम करेक्ट अगेन। ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफर्स ए न्यू कंसेप्शन ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ एंड ह्यूमन बींग्स। ये आपका हटिंगटन ने नहीं बोला है, तो फिर किसने बोला है, ये पॉल विडल डे लिबलाचे ने बोला है। तो तीसरे वाले में जो हटिंगटन है वो आपको हटा के लाना पड़ेगा ये वाले भाई साहब को ऊपर, ये इनकी स्टेटमेंट है। ठीक है ना, और ये नीचे वाली जो है, ह्यूमन ज्योग्राफी में भी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ नेचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन एक्टिविटीज एंड क्वालिटी, ये आपकी हटिंगटन की है। ये उल्टा कर रखा है, तीसरी चौथी गलत है। इन्होंने हमसे क्या पूछा था, विच आर राइटली मैच्ड। राइटली मैच्ड आपके पास 1 और 2 ही है, 1 और 2 है तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 राइटली मैच्ड है। इन्होंने करेक्ट पूछा है कौन कौन सा मैच है, रॉन्ग पूछता तो हम 3 और 4 बता देते, राइट पूछा है तो पहला और दूसरा बता दिया। क्वेश्चंस को बड़ा ध्यान से पढ़ के आंसर, क्वेश्चन आ रहा है लेकिन ढंग से नहीं पढ़ा, गलत कर दिए, बहुत दुख होता है, और वो दुख फिर जाता नहीं है। ठीक है ना, फिर कहोगे काहे ये दुख जाता नहीं है, ठीक है, फिर जाता नहीं है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट, गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ प्रोमिनेंट ज्योग्राफर्स एंड द कंट्रीज टू विच दे बिलोंग, आइडेंटिफाई द पेयर्स विच आर रॉन्गली मैच्ड। प्रमुख भूगोलवेताओं और उन देशों की सूची नीचे दी गई है जिनसे वे संबंध रखते हैं। उन जोड़ियों की पहचान कीजिए जिनके मिलान गलत रूप से किए गए हैं। उन जोड़ों को पहचानिए जिनके मिलान क्या हो गए हैं, गलत हो गए हैं। देखो फिर सही किस किसके हैं। जीन ब्रूने किधर के थे, जीन ब्रून्स जो है वो आपके फ्रांस के थे, एकदम करेक्ट बात है, कोई एरर नहीं है। मोहम्मद अल इद्रिसी, मोहम्मद अल इद्रिसी कहां के थे, स्पेन के थे, तो ये इंग्लैंड के गलत लगा दिया इन्होंने, दूसरा गलत हो गया, ये तो स्पेन के थे। डेविड हार्वे इंग्लैंड के थे, इंग्लैंड वाले को स्पेन लगा दिया, स्पेन वाले को इंग्लैंड। देखो कितनी चालाकी करता है एचपीएससी, है ना। उसके बाद फिर आपका ग्रेहार्ड स्कॉट जर्मनी, एकदम सही है। 1 और 4 आर द करेक्ट, 2 और 3 आर द इनकरेक्ट। हमसे पूछा था रॉन्गली मैच्ड बताओ, तो रॉन्गली मैच्ड कौन है, 2 और 3। कौन सा ऑप्शन है 2 और 3, डी इज द करेक्ट आंसर, 2 और 3 आर रॉन्गली मैच्ड। समझे, ये उल्टा है, मतलब डेविड हार्वे इंग्लैंड से, मोहम्मद अल इधर से स्पेन से, उल्टा कर रखा है, बाकी कुछ नहीं है। समझ गए, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। एक तरफ लिस्ट 1 लिस्ट 2 आपका ओशियन दे रखा है और प्लेट्यू दे रखा है। इसमें मैं कहता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों को जो पता हो सकती है वो है आपकी टेलीग्राफ प्लेट्यू। टेलीग्राफ प्लेट्यू किधर है ये आपको पता होना चाहिए। फिर कुरिल और कामचटका ट्रेंच ये पता हो। कुरिल कामचटका किधर है, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशियन में, चाहे तो इसको पहले लगा लो या फिर टेलीग्राफ प्लेट्यू को पहले लगा लो। टेलीग्राफ प्लेट्यू आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के अंदर है, तो बी का तो आएगा 1, बी का तो आएगा भाई साहब 1, तो बी का 1 अगर आप लोग लगा देते हो तब आंसर मिल जाता है। और आपका आएगा डी का जो आएगा आपका वो आएगा 2, डी का क्या आएगा, डी का क्या आएगा, डी का 2 आएगा, कुरिल कामचटका नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन का नॉर्थ वेस्ट पार्ट है ना, वहां पे है जापान, तो जापान के बाजू में क्या, जापान ट्रेंच और कुरिल ट्रेंच है, तो वहीं पर तो है बात, ये तो पूछा है। एल्बेट्रोस क्या है, फिर एल्बेट्रोस प्लेट्यू किधर होगा, एल्बेट्रोस प्लेट्यू जो आपका किधर होगा, तो ये होगा आपका साउथ ईस्ट पैसिफिक, ये वाला इधर आ जाएगा। तो फिर कौन बच गया, एम्स्टर्डम इंडियन ओशियन आ गया। ठीक है, अब मिलान कर दो, ए का 3 बी का 1,
ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1, ये वाला आंसर बन रहा है, करेक्ट हो गया। सी का 4 डी का 2 हो गया, याद ऐसे रखना। बाकी ओशिनोग्राफी ढंग से पढ़ लेना, इसके अकॉर्डिंग तो बहुत सारे क्वेश्चन बना रखे हैं इन्होंने तो, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोइल्स आर फॉल्स, कौन सी गलत है। ये फॉल्स जो है ना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। पहले तो बोल रहा है फर्टाइल सोइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ बाय प्रोवाइडिंग प्लांट्स विद न्यूट्रिएंट्स एक्टिंग एज ए वाटर होल्डिंग बॉडी एंड सर्विंग एज द सबस्ट्रेट टू विच प्लांट्स एंकोर देयर रूट्स। कह रहा है कि उपजाऊ मृदा जो है के अंदर की पादप जड़ें पौधों को पोषक तत्व प्रदान करके जल के संग्राहक एवं आधार के रूप में कार्य करके पौधों की वृद्धि में सहायता करती है। सही बात है कि नहीं, यही तो काम है, करेगी। फिर बोल रहा है वेजिटेशन ट्री कवर एंड फॉरेस्ट प्रिवेंट्स सोइल डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन बाय स्टेबलाइजिंग द सोइल मेंटेनिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। पहली स्टेटमेंट सही थी, दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। क्या बोल रहा है कि वनस्पति है, वृक्ष है, आच्छादन और वन मृदा अपक्षरण एवं मरुस्थलीकरण रोककर मृदा के स्थिरीकरण के साथ साथ जल एवं पोषकों के चक्रण को बनाए रखता है। एकदम सही बात है। सोइल डिग्रेडेशन को भी रोकता है, डेजर्टिफिकेशन को भी रोकता है अगर वेजिटेशन एंड ट्री कवर है तो। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डेजर्टिफिकेशन जो रोक रहे हैं उसको भी हम लोग इसी प्रक्रिया से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अरावली को जो है ग्रीन कर रहे हैं हम लोग, क्यों, ताकि राजस्थान का डेजर्टिफिकेशन ना बढ़े, समझे। तो इसी के पीछे पर्पज तो यही है। ग्रास फाउंड ऑन पेस्चर लैंड्स कैन नॉट प्रोटेक्ट द सोइल अगेंस्ट सोइल इरोजन एंड ऑल्सो इनहिबिट्स द सोइल बायोलॉजिकल एक्टिविटी। बोल रहा चारागाह पर पाए जाने वाली घास मिट्टी को मृदा अपक्षरण से नहीं बचा सकती और जैविक गतिविधियों को भी रोकती है। क्यों भाई साहब, ग्रास को क्या दिक्कत है, वो क्यों नहीं बचा सकता। वेजिटेशन में है वो भी तो ग्रास भी तो बचाएगा ना, उसकी भी तो जड़ें होंगी, वो भी मृदा अपरदन से बचाएगा। कितना गलत लिख रहे हो, फालतू में कंफ्यूज कर रहे हो बच्चा पार्टी को, ठीक है। डी इज द रॉन्ग, तो डी का 3, क्लियर। तो क्या हुआ आंसर, डी, केवल 3। तो रॉन्गली पूछा था यानी फॉल्स पूछा था, इसके अंदर असत्य है, तो एक स्टेटमेंट असत्य इनकी, बाकी दोनों सत्य है, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चंस जो हम लोगों को आज करने थे। तो आज की चर्चा में हम लोगों को यही बातें करनी थी, क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करना था हमें, जो कि हम लोगों ने कर लिया। ये ज्योग्राफी के क्वेश्चंस थे, एक बार देखिए, 2 बार देखिए और इनको अच्छे से जो है ना अपने माइंड में सेट कीजिएगा और फिर जो है पढ़ते टाइम पर ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस और करने का ट्राई कीजिए। बाकी अगली वीडियो के अंदर फिर मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप लोग जो है अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिएगा। मैंने बुक्स कौन सी पढ़नी है, सिलेबस क्या है, सारी वीडियोस बना रखी है, उनको आप लोग देखते रहिए ताकि आप जो है उसी लय में पढ़ते रहें। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट कीजिएगा, आंसर देने का ट्राई करेंगे, ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।